आज जिनके निमंत्रण पर मैं आज आप लोगों के दर्शन करने के लिए मुझे मौका मिला है, ऐसे हमारे श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, युवा खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी, श्री राजेंद्र जी, अर्जुन मुंडे जी, श्री महेंद्र गंदे जी और आज इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सहकारिता परिषद में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिस भूमि से पूरे देश में स्वराज का नाद बुलंद किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने और हिंदवी स्वराज की स्थापना की, वो पवित्र भूमि पर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की जो घोषणा की, जो लक्ष्य रखा और उसकी प्राप्ति की, उसने सालों सालों तक भारत के अंदर स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों की एक मजबूत नींव डालने का काम किया, जिस पर आज हमारा देश एक मजबूत इमारत बनकर खड़ा है। इस भूमि पर आया हूं, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य स्मृति को विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। यही भूमि संत ज्ञानेश्वर महाराज का भूमि है, जिन्होंने ऐसे समय में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की जब देश को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने पसायदान लिखकर विश्व कल्याण की कामना की और स्वधर्म को फिर से मजबूत करने का काम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। यह भूमि साईं बाबा की भूमि है। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और धैर्य, ये दो चीजें इन्होंने मानव जीवन में कठिन से कठिन समय को पारित करने के लिए कितनी उपयोगी है, इसको पूरी दुनिया को सिखाने का काम किया। पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व की भावना समझाने का अपनी कृति से अगर किसी ने काम किया तो साईं बाबा ने किया। इनकी भी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ये भूमि, ये पूरे देश भर में सहकारिता के लिए काशी जितनी पवित्र भूमि है। यह भूमि ये है जहां पर सहकारिता की नींव डालने का काम पद्मश्री विखे पाटिल जी ने किया। और मैं आज पूरी प्रदर्शनी देखकर आया, मैंने देखा उस जमाने के अंदर गाडगिल साहब, विखे पाटिल साहब, सबने किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आंदोलन को गति देने का काम किया होगा। मैं आज यहां आया हूं तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश भर के सहकारिता आंदोलन के लोगों को एक बार इस भूमि की मिट्टी को माथे लगाना चाहिए, जिससे अपने आप को हम सहकारिता से समझें। हमारे यहां गुजरात में भी बहुत अच्छा सहकारी आंदोलन चला। वनकुट भाई मेहता की प्रेरणा और त्रिभुवन दास पटेल ने जो नींव डाला, आज अमूल पूरे दुनिया के अंदर सहकारिता का सबसे सफल मॉडल बनकर रहा है, जिसके अंदर हर रोज 36 लाख माताएं, बहनें, बेटियां अपना दूध भरकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। 50,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करने वाली एक कोऑपरेटिव गुजरात के अंदर बनी। और ये भूमि में ही एक नए प्रकार की शुरुआत पद्मश्री विखे पाटिल ने करी और इसी के कारण आज देश के अंदर सहकारिता आंदोलन यहां पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है।
विठ्ठलराव पाटिल, धनंजयराव गाडगिल और वैकुंठ भाई मेहता ने जो आदर्श सहकारिता के स्थापित किए थे, सभी लोगों ने कहा सहकारी आंदोलन दिक्कत में, इसको मदद की जरूरत है। मैं इसमें सहमत हूं। इसको मदद करने के लिए ही मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आजादी के 75 साल तक किसी को सहकारिता मंत्रालय बनाने का सोच नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर सहकारिता मंत्रालय इसलिए बनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि सहकारिता आज भी प्रासंगिक है और सबका साथ सबका विकास का मंत्र केवल और केवल सहकारिता के आधार पर ही सफल हो सकता है। परंतु हमने आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं ने यह भी देखना पड़ेगा कि ये हालत क्यों हुई। अगर ये नहीं देखेंगे, सरकार की मदद लेते जाएंगे, कब तक देंगे? ये क्या सहकारी आंदोलन के सम्मान के साथ अनुकूल है? मैं समझ सकता हूं एक ऐसा समय आ जाए, एक ऐसा कालखंड आ जाए, किसी भी आंदोलन को मदद की जरूरत पड़ती है, सरकार तत्काल मदद जरूर करे, परंतु हमारे अंदर जो दोष है वो दोषों से भी सहकारिता आंदोलन को मुक्त करने की जिम्मेदारी हम सब सहकारिता आंदोलनों के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता की। एक जमाने में महाराष्ट्र के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आइडियल माने जाते थे। आज स्थिति क्या हो गई? सिर्फ 3 बचे। क्यों? क्या हो गया? हजारों करोड़ के घपले घोटाले कैसे हुए? ये रिजर्व बैंक ने किए क्या? ना जी, रिजर्व बैंक ने नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने यहां नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीतिक टिप्पणी करनी है। मैं मगर सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। अब सहकारिता आंदोलन को कोई अन्याय नहीं कर सकता, परंतु साथ ही साथ हमने भी पारदर्शिता लानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहां प्रोफेशनल बच्चों को जगह देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सम्मान पूर्वक सहकारिता का मंत्र उनको सिखाकर सहकारी आंदोलन के अंदर जोड़ना पड़ेगा, उनको उचित स्थान देना पड़ेगा और उनके हाथ में ये धुरा देनी पड़ेगी। तब जाकर ये आंदोलन और 50-100 साल जी सकते। पद्मश्री विखे पाटिल ने जिस आंदोलन की नींव यहां रखी, वैकुंठ भाई मेहता और गाडगिल साहब ने जिस आंदोलन की नींव यहां रखी, उसको अभी 100 साल आगे ले जाना है तो मैं मानता हूं हमारे अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। खैर, ये मौका नहीं है कटु बात करने का, मगर मैं इतना निश्चित कहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सहकारिता को जो भी मदद चाहिए, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार 24 घंटे 365 दिन तैयार है और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मित्रों, विठ्ठलराव विखे पाटिल ने यहां पर जिस दूरदर्शिता के साथ किसानों की समृद्धि के लिए इस साकर कारखाना डाला, वो साकर कारखाना आज भी कोऑपरेटिव तरीके से चल रहा है। इसका मुझे आनंद है क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव शुगर मिल प्राइवेट हो गए। मुझे बहुत आनंद है कि कम से कम एक साकर कारखाना को बचा कर रखा है और अच्छे से चला रहे हैं। क्यों? एक प्रेरणा स्रोत हमारा अक्षुण्ण रह गया है। परंतु मित्रों, हमने इस स्थान पर आज जब हम सब इकट्ठा हुए हैं, तब महाराष्ट्र ने जो सहकारिता आंदोलन में योगदान दिया है उसको जरूर याद करना चाहिए। 1923 में लौनी में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बनी, उसके बाद सहकारी मिल बनी और ये प्रवरा क्षेत्र, ये पूरा, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, प्रवरा क्षेत्र सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए और सहकारिता आंदोलन के लिए सहकारिता की काशी है, इसमें हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और ये प्रवरा की शुगर फैक्ट्री ने ढेर सारी चीजें हमने हमारे सामने रखी है कि एक अच्छा
प्रशासन अगर होता है तो सालों सालों तक कोऑपरेटिव कितने अच्छे तरीके से चल सकती। मित्रों, जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, काफी लोगों ने पूछा कि अब इसकी रिलेवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज उन सबको जवाब देने के लिए आया हूं। हम जो चीनी मिल की बात कर रहे हैं, देश में कोऑपरेटिव चीनी मिल से चीनी का 31% उत्पादन सहकारी चीनी मिल करती है। वो आज देश में सबको मालूम नहीं। हम जो दूध खरीदते हैं, वो दूध का लगभग 20% उत्पादन कोऑपरेटिव क्षेत्र करता है। 13% गेहूं, 20% धान, उसकी खरीदी कोऑपरेटिव करते हैं और 25% खाद का निर्माण, उत्पादन और वितरण दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। इफको और क्रिप्को एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसका स्टडी दुनिया भर में करते हैं। लिज्जत पापड़ एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसका स्टडी दुनिया भर के महिला संगठन करने के लिए आते हैं। हमारा अमूल एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो 36 लाख बहनों को हर रोज सुबह शाम पैसा देने का काम करता है। ये सफलता है। कोऑपरेटिव का मूल मंत्र क्या है? कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है कि एक बात सही है, हम में आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है, आर्थिक क्षमता हमारी कम है, बहुत कम है शायद, उत्पाद करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, मगर हमारी संख्या बहुत बड़ी है। आर्थिक क्षमता कम है, संख्या बहुत बड़ी है। कोऑपरेटिव के माध्यम से हम सब एकत्रित आ जाते हैं तो हमारी ताकत इतनी हो जाती है कि किसी के सामने भी लोहा लेने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। और इसी मंत्र के आधार पर आज तक देश भर में कोऑपरेटिव चला है। मित्रों, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, चीनी मिलों की समस्याओं को बड़े ढंग से स्टडी किया गया और एक के बाद एक उसको सुलझाया गया। मैं कोई आगे की सरकारों पर टिप्पणी करना नहीं चाहता था, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, क्योंकि रॉ शुगर पर इंपोर्ट करने में हमारे किसी मंत्री का कोई लेन देन नहीं था। शुगर के एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और इथेनॉल का उपयोग, उसका ब्लेंडिंग बढ़ाकर चीनी मिलों को आगे बढ़ाने का काम, इथेनॉल के दाम में भी बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मगर इसके पहले ही काफी सारी चीनी मिलें आर्थिक रूप से बदहाल हो गई थी। 4-5 साल ऐसे चले कि वहां तकलीफ खड़ी हो गई। तो इससे बाहर निकलने के लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पेट्रोलियम कंपनियों के साथ किया, एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था करी है और अब थोड़े ही समय में एस्क्रो अकाउंट की मान्यता क्रेडिट वर्दीनेस के लिए रिजर्व बैंक देने वाली है, जिससे साकर कारखानाओं का बहुत बड़ा आर्थिक संकट खत्म होने वाला है। मित्रों, लगभग महाराष्ट्र की सभी चीनी मिलों को एक नए नजरिए से देखने का काम हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल और देवेंद्र जी मेरे साथ सबको लेकर आए थे, हर्षवर्धन भी थे। हमने इसको डिटेल स्टडी किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे संपूर्ण प्रयास रहेंगे कि शुगर मिलों को बैठा किया जाए, शुगर मिल चालू रहे और कोऑपरेटिव शुगर मिल एक भी प्राइवेट में परिवर्तन करने का नौबत ना आए, इसके लिए भारत सरकार संपूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु राजनीतिक आधार पर जो शुगर मिल के संचालक, जो शुगर मिल का मैनेजमेंट राजनीतिक विचारधारा के दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, उसकी राज्य सरकार की गारंटी न देना वो कितना उचित है। मैं यहां आया, ढेर सारे लोगों के फोन हैं कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सहकार मंत्री बना, बहुत सारे सवाल उठाए। मैं सहकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। मगर राज्य सरकार भी
राजनीति से ऊपर उठकर कोऑपरेटिव को देखना शुरू करे, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। कोऑपरेटिव का संचालक मंडल कौन है, किस पार्टी से, इसके आधार पर उसको फाइनेंस होगा क्या? क्यों आज हमें सुनवाई करनी पड़ रही है दिल्ली में? राज्य सरकार के, राज्य के स्तर पर चीनी मिलों के मसले क्यों हल नहीं होते? कुछ के तो हो जाते हैं, कुछ के नहीं करते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मुझे सलाह देने की जगह अपने गिरेबान में जाग कर देखिए। आपको सबसे पहले जरूरत है राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने की और सहकारिता आंदोलन को मदद करने की। मित्रों, ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो हो रहा है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकता, मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं इसीलिए आज पहले बहुत अच्छे तरीके से कहने आया हूं कि भाई हम सब ने इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये भी विश्वास देता हूं कि मेरे सामने भी जो मसला आएगा वो सहकारिता का यूनिट कौन चलाया है वो कोई नहीं देखेगा, कैसा चल रहा है वो जरूर देखेंगे, कौन चला रहा है वो नहीं देखेंगे। और राज्य सरकार ने भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, यहां अनस्कर साहब बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विद्याधर जी कि आपने जिस स्पिरिट से बात करी है, इससे भी ज्यादा सोचकर हम बैंकों को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो सभी करेंगे। और मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं, कोई नई कमेटी नहीं बनाएंगे। बहुत सारी कमेटियां बन गई, बहुत सारे रिपोर्ट भी आ गए, रिपोर्ट रद्दी में भी चले गए, किसी रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। आप जैसे विद्वानों के साथ बैठकर हम समस्या को समझेंगे और उसका रास्ता भी निकालेंगे और आगे भी ले जाएंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चीनी मिल के क्षेत्र में हो, दूध के क्षेत्र में हो, उर्वरक के खाद के क्षेत्र में हो, चाहे वितरण के क्षेत्र में हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में, आज के समय के अनुकूल उसको बनाना पड़ेगा। हमारी पद्धतियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों में प्रोफेशनल को सम्मानित जगह देनी पड़ेगी। उनको जो पैकेज बाहर उपलब्ध है वो पैकेज देने का काम भी करना पड़ेगा और उनके साथ में लेकर स्पर्धा के बीच में टके रहने का दम सहकारिता आंदोलन ने खड़ा करना पड़ेगा। तभी जाकर हम सहकारिता आंदोलन को और 50 साल और 100 साल ले जाएंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि सहकारिता आंदोलन में एक नए प्राण फूंकने का समय था। उसी वक्त मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम इसकी यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का लॉ, कानून भी बदलने जा रहे हैं। हम देश के सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भी करना चाहते हैं। हम और क्षेत्र जो सहकारिता से आज नहीं जुड़े हैं, इसको किस तरीके से जोड़ा जाए, ऐसा भी इसके लिए स्टडी करने के लिए भी एक कमिटी सचिवों की काम अभी कर रही है। और मित्रों, आने वाले दिनों के अंदर एक सहकार नीति भी नहीं लाएंगे जो और 25 साल तक सहकारी आंदोलन में प्राण फूंकने का काम करेगी। मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सहकारिता की शुरुआत जो 2-3 राज्यों में हुई, उसमें से एक महाराष्ट्र है। आज भी महाराष्ट्र का सहकारी आंदोलन बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। एक संकट का समय आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस संकट के समय में से बाहर निकलेंगे। और आज ऐसी जगह पे ये बात कर रहे हैं, पद्मश्री विठलराव विखे पाटिल का मूल स्थान, जहां पर पहली शुगर मिल बनी थी, कोऑपरेटिव शुगर मिल बनी थी, उस पुण्य स्मृति के स्थान पर हम बात कर रहे हैं। जरूर ईश्वर भी हमारी सहायता करेगा, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं राधा कृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये परिषद को उन्होंने बुलाया
आपसे मिलने का मुझे मौका दिया और इस स्थान को, पवित्र स्थान पर इस सहकारी सम्मेलन कर उन्होंने एक प्राण फूंकने का महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन में काम किया है। मैं फिर से एक बार मोदी जी से की ओर से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जो करना जरूरी होगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन और 50-100 साल तक इस देश के गरीब किसान, इस देश की गरीब महिलाएं और युवाओं को सम विकास का मौका दे, समान अवसर प्रदान करे और समान रूप से सबको समृद्ध करते हुए पूरे समाज का विकास करे। फिर से एक बार विखे पाटिल जी, गाडगिल जी और वेंकुट भाई की त्रिपुटी किए कामों को, उनकी प्रेरणामयी वाणी को और उनके स्थापित किए हुए मॉरल सिद्धांतों को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।